Good morning, everyone. Welcome to Eduverse Infinity. Today is 40th June 2026 and आज हम देखने वाले हैं important news and articles here which are really important for our science and technology से ओके सो संडे को बेसिकली आप देखेंगे एडिटोरियल्स नहीं आते हैं और इसलिए हम संडे का जो न्यूज़पेपर है उससे क्या करते हैं मिस करते हैं, ज़्यादातर हम स्किप कर देते हैं कि आज का हमें नहीं पढ़ना है। बट संडे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको ऐसे स्पीशीज़ के बारे में ऐसे यहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हियर। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हियर। आप आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिएगा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है फॉर द पीडीएफ हियर। इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा यहाँ पर है, उसके साथ साथ आपको एडुवर्स इन्फिनिटी ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है। ओके आपको सारे कोर्सेज की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपको जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं और आपको किसी भी स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल हियर। आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल दी लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग ऑल दी चैनल सो दैट आप यहाँ पर चीज़ों से अप टू डेटेड रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे N-32 कार्गो प्लेन क्रैश किल्स 5 IFA मैन इन आसाम। तो यहाँ पर N-32 ये जो कार्गो प्लेन था वो क्रैश हुआ है जिसकी वजह से 5 हमारे जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। कहाँ? आसाम में। तो हम यहाँ पर इस कार्गो के बारे में देखेंगे और इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेल साइन डील विथ ईरान टू एंड वॉर टुडे। तो यहाँ पर हमारे ट्रम्प जी का कहना है कि आज हम क्या करेंगे, मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी कल आई थी और यहाँ कहा जा रहा है कि हम संडे को आज यहाँ पर आपका क्या होगा, डील साइन होगी जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके साथ, ईरान के साथ ही जो वॉर इसको एंड करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को यहाँ पर ओपन करेंगे सो दैट हमारा जो शिपिंग और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही है हम उसको रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मीट द फ्रॉग दैट मेक्स क्लाउडी नेस्ट। आपने कभी सुना है क्लाउडी नेस्ट के बारे में? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैसा है। फिर वी विल डिस्कस अबाउट ये जो आर्टिकल है, थोड़ा सा आपको लगेगा इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम एज एग्जाम्पल कहीं पर भी इसे कोट कर सकते हैं कि जो आंट होती है, मतलब चींटियाँ होती हैं, तो अगर उनकी कॉलोनी में कहीं पर भी डिसीज़ का आउटब्रेक होता है तो वो कैसे उस चीज़ को कॉप अप करती हैं और ह्यूमंस उस चीज़ को कैसे कॉप अप करते हैं। सो वी विल सी द लाइक वी कैन, हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और सिमिलैरिटीज देखेंगे, थोड़ा कंपैरिजन किया जाएगा बिटवीन ह्यूमंस एंड आंट हियर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्रॉट्स कैन ड्राइव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सॉइल। किस तरीके से जब ड्रॉट्स आते हैं, फेमाइन आ रहा है, तो उसमें उसके कारण क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है आपकी सॉइल में वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट इन POK। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, वी विल डिस्कस ऑल हियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं N-32 कार्गो प्लेन क्रैश किल्स 5 IFA मैन इन आसाम। सो ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर बिलोंग करता था 43 स्क्वाड्रन से, ठीक है, जिसमें ये क्रैश हुआ है और जिस मतलब कि लैंड पर इसको अटैम्प्ट कर रहे थे और जिसके कारण यहाँ पर एयर बेस में ये क्या हो जाता है, इसका क्रैश हो जाता है। ठीक है, सो 5 इंडियन फोर्स पर्सनल वर किल्ड आफ्टर एन N-32 cargo aircraft met with an accident while landing at the जोरताक एयर बेस इन ईस्टर्न असम ऑन सैटरडे। ओके, तो इसमें से अब हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये क्रैश हुआ है। अब ये यहीं से आपका ये जो पार्ट है N-32 कार्गो, ये न्यूज़ में आ चुका है आपका, है ना। सो ये न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना होगा ये क्या चीज़ है। सो N-32 इसे भी बोला जाता है, इज अ रग्ड सोवियत ओरिजिन। ये कब का है, सोवियत ओरिजिन ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो एयरक्राफ्ट है। डिज़ाइन किया गया था स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू परफॉर्म ऑप्टिमली इन हॉट हाई एल्टीट्यूड रफ टेराइन इन्वायरमेंट्स। मतलब कि आप लोगों को इस लाइन से ही यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जो भी आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, है ना, माउंटेन्स हैं, आपका हाई रफ टेरेन वाला जो भी इन्वायरमेंटल पार्ट है, सो वहाँ पर किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है, आपका ऑप्टिमाइज कर सकती है, चीज़ों को डिज़ाइन कर सकती है ना।
वहाँ पर कैसे हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, उसके तहत ये आपका कार्गो आता है। इट रिमेन्स अ लॉजिस्टिक बैकबोन फॉर ऑपरेशंस अलोंग इंडियाज रिमोट एंड माउंटेनियस फ्रंटियर्स। तो जितने भी इंडिया के माउंटेनियस फ्रंटियर्स हैं, है ना, रिमोट एरियाज हैं, सो वहाँ पर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है किस तरीके से ऑपरेशंस कर सकती है, उसके लिए आपका ये कार्गो है। अब हम इसके कुछ कोर स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। प्राइमरी रोल इसका क्या हो जाता है, ये आपका जो कार्गो है ये ट्रांसपोर्ट करता है अप टू 7.5 टन्स ऑफ कार्गो, 50 पैसेंजर्स एंड 42 पैरा ट्रूपर्स को ये क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ दिस कार्गो हियर। उसके बाद हम डिज़ाइन एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसका जो डिज़ाइन, इस तरीके से इसका डिज़ाइन है कि जितने भी आपके हाई माउंटेन इंजन्स हैं ये इसको पहली तरीके से प्रिवेंट करता है। जितने भी आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, रफ टेरेन इन्वायरमेंट है, ये वहाँ पर भी क्या कर सकता है, आपका जा सकता है। So high mounted engines prevent foreign object damage and rough unprepared dirt एनीवेज। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है 530 किलोमीटर पर आवर है, आपको ये बता देना है, अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर। ऑल राइट, अब कुछ हम स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सो ये ऑपरेशनल वर्सलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर अपग्रेडेड लाइफ एक्सटेंशन भी यहाँ पर देखा जा रहा है। अभी बेसिकली यहाँ पर A32 है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर इंडिया ऑपरेट्स अ फ्लीट ओवर 100 A32 एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास मतलब 100 से भी ज़्यादा ये हमारे पास एयरक्राफ्ट है। ड्यू टू हैवी यूटिलाइजेशन इंडिया एंटर इनटू अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम विथ यूक्रेन मैन्युफैक्चरर एंटोन to overhaul airframe engines and equip the planes to advanced avionics। ओके अब इसका जो ऑपरेशन है, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए इंडिया एक सिग्निफिकेंट फेस में यहाँ पर एंटर हुआ है कि हमें इसे और ज़्यादा थोड़ा सा क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, और इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की हमें नीड है। ठीक है, ये सस्टेनेबल एविएशन की भी यहाँ पर क्या होती है, आपकी बात होती है। सो दिस वॉज A32। आई होप आपको इसके बारे में आप सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल साइन डील विथ ईरान टू एंड वॉर टुडे ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ऑल सेज ट्रम्प। तो यहाँ पर हमारे जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनका सैटरडे में उन्होंने ये कहा कि वो उनकी एक मीटिंग है, डील है, वो ईरान के साथ स्केड्यूल हुई है संडे को, जिसमें उन्होंने बात की है कि हम रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर ऑल शिपिंग एंड द US वर्ल्ड go and get Iranian highly enriched uranium at a later stage। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये बात किया जा रहा है कि ईरान के साथ हम ये डील साइन करेंगे जिसमें हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की बात कर रहे हैं, और जितने भी ऑल दी शिपिंग्स हैं वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएं। विद दैट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हम ईरान के साथ उनका जो हाईली इनरिच यूरेनियम है उसके बारे में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि गो एंड गेट ईरान्स हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एट अ लेटर स्टेज। इवन एज तेहरान सेड टॉक्स वर इन देयर फाइनल स्टेज बट रिमेन्ड नॉन कमिटेबल अबाउट एनी टाइम लाइन फॉर दी एग्रीमेंट। ये जो डील है काफ़ी टाइम से चल रही है, वैसे अगर हम बता दिया जाए कि ये एग्रीमेंट यहाँ पर होगा, बट अभी भी इसमें नॉन कमिटल हमें दिखाई देने की बात हो रही है। उसके साथ साथ US का ये कहना है, US ने इंडिया से ये कहा है कि विल नॉट अलाउ इलीगल ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब कि ये कहा जा रहा है, US ने इंडिया से ये कहा है कि आप जो है ईरानियन पोर्ट्स में इलिसिट ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं, है ना, ईरानियन ऑयल का, सो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होगा। ये अभी किसका, यहाँ पर US का स्टेटमेंट है फॉर द इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मीट द फ्रॉग दैट बिल्ड क्लाउडी नेस्ट इन साउथ अफ्रीका ट्री। अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखी होगी तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, वो जो अपना एग है वो कहाँ ले करते हैं, वाटर बॉडीज़ में, या तो कहीं पर पॉन्ड है, लेक है, वहाँ पर अपना वो ले करते हैं, और ये काफ़ी लाइक ह्यूज अमाउंट में एग होता है आपका। ठीक है, ये एग की बात करते हैं। बट व्हाट हैपन्स हियर, लाइक वेयर फिश, बहुत सारी फिश भी होती हैं ब्लैक में, लेक हुआ आपका, पॉन्ड हुआ, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिश होती हैं, फिश होते हैं, छोटे छोटे और भी इंसेक्ट्स होते हैं। तो व्हाट दे डज, दे गॉबल्ड अप, मतलब आप उनका जो 98% तक जो फ्रॉग का एग होता है वो यहाँ पर फिश और जितने अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं, सीधी सी बात। तो यहाँ पर अफ्रीका के एक ट्री में एक फॉर्म मतलब कि ये जो फ्रॉग है इसका नाम है इसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। ओके, चिरोमैंटिस जियम पेलिनीना। ओके, इन्होंने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में बेसिकली ये आपका पॉन्ड है और कोई भी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर ट्रीज़ तो होते ही हैं,
ओके। अब वो ट्रीज़ होते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीका ये निकाला कि हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, क्लाउडी नेस्ट प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्स को यहीं पर ले करेंगे, ठीक है, अपने एग्स यहीं पर देंगे। और जब वो एग्स टेडपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उनका वो टेडपोल में आ जाते हैं, सो वी विल जस्ट ब्रेक दिस नेस्ट और ये जितने भी टेडपोल्स हैं वो वाटर बॉडीज़ में आ जाएंगे। तो ये इनका कहना है। अब देखिए हम इसको पूरा समझते हैं, ही इस तरीके से होता है। लाइक सी, ये जो ट्रीज़ की आपकी ब्रांचेस हैं, आपकी ब्रांचेस में दिख रहा होगा, ये जो फ्रॉग होती है मेल और फीमेल है, मेटिंग करती हैं। मेटिंग करके जो अपने एग्स होते हैं इस तरीके से वो अपना क्लाउडी मतलब ये बबल्स और ये सारे उनकी जो हिंज लिम्स होते हैं, है ना, तो उससे वो क्या करते हैं, पूरा बनाते हैं। अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ क्या है आपकी, अफ्रीकन ग्रे फॉर्म नेस्ट ट्री फ्रॉग इसका नाम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेंटली। हैबिटाट इसका सदर्न अफ्रीका है। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर्म नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ की ब्रांचेस में अबव दी वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ यहाँ पर होना ज़रूर है क्योंकि उन्हें मॉइस्चर मिलता रहता है, और जब यहाँ पर एग रेडी टू बी अ टेडपोल, जब वो टेडपोल यहाँ पर बन जाते हैं तो वो उसको डायरेक्टली नेस्ट को ब्रेक करके सारे जो टेडपोल्स होते हैं वाटर बॉडीज़ में यहाँ पर गिर जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है इनका कि अपने एग को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी एक्वाटिक प्रीडेटर्स एंड प्रिवेंट ड्राइंग आउट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। फॉर्म नेस्टिंग का जो प्रोसेस है हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रेनी सीजन में ही ये ब्रीडिंग इनकी अकर होती है। अब बेसिकली जो ले एगिंग होता है, फीमेल लेज एग ऑन अ ट्री ब्रांचेस ओवर हैंगिंग ऑन अ पॉन्ड और पूल। मतलब फॉर एग्जांपल ये पॉन्ड है या फिर पूल है आपका। अब यहाँ पर जो ब्रांच है, कभी आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारी ये सब ट्रीज और ब्रांचेस होती हैं जो हैंग करती हैं ऑन द अबव ऑफ द पॉन्ड और पूल हियर, फाइन। मेल और फीमेल यहाँ पर एक सीक्रेट फ्लूइड जो होता है आपका, एक स्पेशल फ्लूइड होता है, उसको सीक्रेट करके रखते हैं और यूज़ हिंड लेग्स टू विप इट इनटू फॉर्म। और अब उनका जो ये मतलब इनके जो पैर हैं इसका यूज़ करके ये फ्लूइड पहले ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और अपने लेग्स का यहाँ पर यूज़ करके उसको विप करते हैं और फॉर्म में फॉर्म बन जाता है। इस तरीके से बबल्स के फॉर्म में ये क्या होता है आपका, रेडी हो जाता है। फिर जब एग डेवलप्ड होते हैं सेफली वो इनसाइड दी फॉर्म उसको रख देते हैं। जब यहाँ पर टेडपोल्स क्या होते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं, तो टेडपोल्स ब्रेक द थ्रू द फॉर्म एंड ड्रॉप इनटू द वाटर बिलो, क्योंकि अब उसके ब्रांच के नीचे ही आपका क्या है, पानी है ना, तो डायरेक्टली वो उसमें चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक कोऑपरेटिव मतलब कि इनका फॉर्म पार्टी स्ट्रेटेजी भी चलती है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेल है और फीमेल है, तो इस यहाँ पर जब वो अपना क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, तो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। समटाइम्स इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो ड्राई आउट हो जाते हैं और एग यहाँ पर जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो इसके लिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टी मेल नेस्ट प्रिपेयर करते हैं। एक फीमेल होती है और बहुत सारे मेल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कैन बी अप टू 3 टाइम्स लार्जर हियर। और उसको क्या करते हैं, इस तरीके से वो फिर उनका जो नेस्ट होता है वो बड़ा सा, यहाँ पर एक कोऑपरेटिव चलता है। इस तरीके से नहीं कि नहीं भाई तुम मेरी बंदी हो तो बस मेरे साथ ही रहना, यहाँ पर इनका कॉपरेशन चलता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं बड़े नेस्ट के, कि रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर टाइम, रिड्यूस एग मोर्टेलिटी, यहाँ पर जो एग की मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस होती है, और टेडपोल्स का जो सर्वाइवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब देखो टाइप्स ऑफ फॉर्म नेस्ट बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, अगर हम पार्टिसिपेशन के बेस पर बात करते हैं, सो एक होता है नॉन कोऑपरेटिव, यहाँ पर सिंगल पेयर होता है नेस्ट, ठीक है, 1 मेल और 1 फीमेल, ये साइज़ छोटा होता है, जो वॉल्यूम होता है फॉर्म का वो भी कम होता है, यहाँ पे मॉइस्चर कम रिटेन होता है। एक होता है हमारा कोऑपरेटिव नेस्ट, इसमें मल्टी मेल नेस्ट होता है, बिल्ड बाय मल्टीपल मेल्स एंड 1 फीमेल, अप टू 3 टाइम्स लार्जर होता है। इसमें आपका हाई फॉर्म वॉल्यूम होता है, बेटर मॉइस्चर रिटेंशन होता है, ग्रेटर टेडपोल्स का सर्वाइवल और फिटनेस की यहाँ पर बात की जाती है। ओके, अब कुछ यहाँ पर आपको ये लगेगा कि मतलब मेटिंग तो एक मेल और फीमेल ही करेगा, तो इसमें डीएनए जब इसका यहाँ पर पूरा जो पैटर्निटी टेस्ट किया गया, मतलब इन एक्स के जो न्यू बेबीज़ थे उन ऑफस्प्रिंग से एक तरीके से कहेंगे, उनका डीएनए टेस्ट किया गया। सो यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट में ये मिला कि इनमें जो जितने भी मेल हैं वो सारे उनके फादर, इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं। सो ये दिस इज़ अ एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस है। सो कोऑपरेटिव इंक्रीजेस नेस्ट साइज क्वालिटी बेनिफिटिंग द ग्रुप बाय इम्प्रूविंग ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा अफ्रीकन ग्रे फॉर्म नेस्ट ट्री फ्रॉग के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ आंट कॉप अप विद डिसीज आउटब्रेक।
अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे सीज़न होते हैं, लाइक जैसे अब मानसून आने वाला है आपका, ठीक है। सो हमने देखा होगा अगर मानसून के वाटर के कांटेक्ट में कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके स्किन में रैशेज और या इस तरीके से कुछ इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी अवॉइड, हम वहाँ पर जाना अवॉइड करते हैं कि हम मानसून वाटर के कॉन्टेक्ट में ना आए, वी अवॉइड दिस। सो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर इसकी हम बात करते हैं, सो टाइनी इंसेक्ट यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक लेसन छोड़कर जाते हैं कि किस तरीके से जो ये आंट हैं, अब देखो इनमें एक सोशल इम्यूनिटी की बात की गई है ना। जब भी हमें कोई बीमारी होती, कुछ भी होती है, हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स यहाँ पर क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं खुद को। बट अगर हम आंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक सोशल इम्यूनिटी की होती है। आंट स्प्रेड एंटी माइक्रोबियल सिक्रेशन फ्रॉम देयर मेटाप्लूरल ग्लैंड्स onto themselves, larva and nest mates, thus create social immunity protecting the whole colony from infection। तो इनके पास क्या सोशल, एक ये एंटी माइक्रोबियल सिक्रेशन रहते हैं। अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर उसको वो प्रोवाइड करते हैं। रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन सोर्स, अभी कोई भी इन्फेक्शन सोर्स उसको कैसे रिमूव करते हैं, व्हेन अ वर्कर्स लेग इज इंजर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्कर था, इसका जो पीछे वाला लेग है कुछ भी उसको इंजर्ड है, तो ये जो फेलो आंट्स होती ना उसको वो छोड़ नहीं देती कि ठीक है तुम जाओ यहाँ पर, नहीं, वो जो भी आपका डैमेज लेग होता है उसको एम्प्यूटेट करती हैं, है ना, एम्प्यूटेट करती है, उसमें रिपीटेडली उसको बाइट करती रहती हैं और जो लेग ब्रेक हुआ था वो जॉइन हो जाता है। और जॉइन होने के बाद इसमें ये भी देखने को मिला है, जब वो जॉइन हो जाता है मल्टीपल बाइट्स के बाद यहाँ पर, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि माइक्रोब्स यहाँ पर जो स्प्रेड, हमने ये देखा ना, अगर कोई भी वुंड हो जाता है, हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, यहाँ पर माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं ताकि उनकी कॉलोनी में ये स्प्रेड ना हो। ये स्ट्रेटजीज हैं आंट्स की जो वो यूज़ करती हैं। सेल्फ आइसोलेशन बाय इन्फेक्टेड आंट, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड आंट हो भी गई है, सो वॉलेंट्री वो जानबूझकर क्या करती है, अपना जो नेस्ट है, अपनी जो कॉलोनी है उसको छोड़कर यहाँ पर चली जाती है, सो दैट जो हेल्दी आंट्स हैं वो उसमें स्प्रेड ना हो, कोई भी डिसीज़ का ट्रांसमिशन यहाँ पर ना हो। उसके बाद आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग एंड नेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इनका पूरा देखो, इनकी जो कॉलोनी होती ना, एक तरीके से इनका बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई आउटब्रेक हो जाता है, सो कॉलोनीज चेंज देयर नेस्ट आर्किटेक्चर, वो अपने घर का पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज कर देते हैं। एंट्रेंस आर बिल्ड फर्दर अपार्ट, okay, tunnels become longer and connection between chambers are reduced, increasing secretion between the groups। You can see they are like far more intelligent than human here। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ हाई वैल्यू मेंबर्स। अब यहाँ पर जो हाई वैल्यू मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल यू कैन से लेबर, ओके, कॉलोनीज में यहाँ पर आपका डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, आपको ये सब यहाँ पर पता होगा। सो नर्स आंट विद लार्वा एंड क्वीन, यहाँ पर जो क्वीन होती है, कोई भी डिसीज़ का आउटब्रेक होता है तो क्वीन और नर्स आंट हैव अ मच लेस कॉन्टेक्ट विद द फॉरजर्स, मतलब ये आपके जो आउटसाइडर्स हैं, कोई भी आपकी जो डिसीज़ का आउटब्रेक हो गया उनकी कॉलोनी में, तो जो क्वीन और जो नर्सेस होती हैं वो साइड में रहती हैं, और जो फॉरेनर मतलब कि जो आउटसाइडर्स हैं उनसे वो कांटेक्ट ज़्यादा नहीं बनाती, सो दैट वो अपने कॉलोनी के मेंबर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो हमें अगर ह्यूमन की बात करते हैं, अभी कोई एपिडेमिक आता है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ आइसोलेट करते हैं देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रुप, क्वारंटीन हो जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन हमारा कम हो जाता है, हाइजीन मेजर्स की हम बात करते हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोटेक्टिंग vulnerable individuals like, हाँ यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। हाउ टू यूज़ दीज स्ट्रेटजीज हेल्प दी कॉलोनी। अब इससे क्या होता है, ये जो स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है आंट के द्वारा, इससे क्या होता है, आपका डिसीज़ का ट्रांसमिशन रिड्यूस होता है, जो भी हमारे कॉलोनी के वाइटल मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, कॉलोनी की जो फंक्शनिंग है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है, और इनका जो सर्वाइवल होता है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉट कैन ड्राइव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर ड्रॉट होता है तो इससे क्या हो सकता है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने आई है, कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि लाइक ड्रॉट कैन इंक्रीज द डेवलपमेंट लाइक लेवल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द सॉइल, यहाँ पर रिसर्च किया गया है। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सॉइल का हमने जब डेटा बेस पूरा निकाला यूरोप की और अक्रॉस दी क्रॉपलैंड, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट साइड से हमने सॉइल लिया, उसकी डीएनए टेस्टिंग की, ठीक है। डीएनए टेस्टिंग के बाद हमें ये फाइंडिंग मिली यहाँ पर
कि हम बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे जो एंटी वाटर वेस्ट रिवर सॉइल्स में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और हम कई बार क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, इन सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर में जो मेडिसिन ओवर यूज़, जो हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो प्रोजोनिंग कंटामिनेशन, इसकी वजह से जो सॉइल में बैक्टीरिया है, ड्रॉट अगर हो जाता है तो उनका रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे समझते हैं किस तरीके से होता है, अभी यहाँ पे कैलटेक रिसर्चर्स फाउंड दैट ड्रॉट कंडीशन इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सॉइल बैक्टीरिया। जब यहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा सूख जाती है और वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है नेचुरल एंटीबायोटिक्स का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि पहले क्या था, लाइक हम एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स और यहाँ पर मेडिसिन यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोबीज, है ना, यहाँ पर जितने भी आपके माइक्रोबीज होते हैं, सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिसिन और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फाइन, तो इससे क्या होता है, वो वाटर के साथ होता है, लेकिन ड्रॉट जब आता है आपका, जब सूखा पड़ जाता है, तो उससे बेसिकली ये होता है, वाटर का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। वाटर का मॉइस्चर जब कम होता है तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होता है वो और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाता है। फाइन, एविडेंस हमें कहाँ से मिला, सॉइल डीएनए एनालिसिस फ्रॉम द यूएस, चाइना, यूरोप। यहाँ पर उन्होंने ये शो किया है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर। अब ये क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, बिल्कुल है, जैसा कि हमारा टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है माइक्रोब्स में और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। सो इसमें ये कहा था कि बाई 2050 सेवरल ड्रॉट प्रोन रीजन इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया में फेस सीवियर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चैलेंज। इंडिया भी ये जो चैलेंज है उसको फेस कर सकता है। इसके साथ साथ रिस्क है ह्यूमन बीइंग को भी, ऑफकोर्स यहाँ पर है, रेजिस्टेंट जीन जो है वो मूव कर सकते हैं इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया टू ह्यूमन पैथोजन, है ना, वो ह्यूमन बींग्स में भी क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। लाइक कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर, एग्रीकल्चरल जो भी आपके प्रोडक्ट्स और लाइफ स्टॉक्स आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी यहाँ पर होता है। तो ड्रॉट कंडीशन में ऑल्सो फेवर डिसीज कॉजिंग माइक्रोबीज सच एज सैल्मोनेला टाइफी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इंडिया क्यों वल्नरेबल है, इंडिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, वाई, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट्स वेरी हाई। विद दैट हैवी एंटीबायोटिक, हम आज के टाइम पे जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, है ना, मतलब हमारी जो कैटल्स और ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। वो वेस्ट वाटर इरिगेशन यहाँ पर हो रहा है आपका, क्लोज ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रूरल रीजन में देयर इज़ अ वीक हेल्थ केयर एक्सेस इन मैनी ड्रॉट प्रोन रूरल रीजन हियर, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ फार मोर वल्नरेबल देन अदर कंट्रीज हियर करेंटली। अब इसके सजेस्टेड सॉल्यूशन भी यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन है। सो हमें स्ट्रेंथन करना होगा वर्ल्ड हेल्थ अप्रोच पर, जितने भी आपके एंटीबायोटिक रेसिड्यूज़ हैं उन्हें मॉनिटर करना होगा कि उसको पहले, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले आपको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म हमें सर्विलेंस की नीड है। उसके साथ हमें प्रमोट करना होगा वैक्सीन टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक यूज़। विद दैट इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलेंस, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज हमें लेकर आना होगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई आर देयर प्रोटेस्ट इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों है। अब ये आप मैप देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये पूरा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका पूरा यहाँ पर है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा ये जो वाला पार्ट है, ये इसे हम कहते हैं, यहाँ पर आपका है, दिस इज़ नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जब हमारा चाइना के साथ यहाँ पर वॉर हुआ था, फाइन, चाइना के साथ यहाँ पर जब वॉर हुआ था तो अक्साई चीन वाला जो पार्ट है वो चाइना ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था, और ये जो लाइन है हमारी इसे हम कहते हैं LAC। सो 1947-48 में यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है, इसका कंट्रोल इस एरिया में यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। बट इंडिया भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ही मानता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को एक तरीके से अगर हम देखें वो कश्मीर की तरह, सॉरी कश्मीर बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, पाकिस्तान अपने उसमें इंक्लूड नहीं करता है कि पाकिस्तान। सो प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वर ट्रिगर्ड बाय इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो बेसिक्स है ना, आप एक सिटीज़न है, वहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टैरिफ, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड ऑफ सब्सिडाइज वीट एंड एवरीथिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। लोगों को जो छोटे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो तक नहीं मिल रहे हैं।
अब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, फूड की यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ग्रुप इमर्ज होकर आता है जिसका नाम होता है जाग, जॉइंट अवानी एक्शन कमिटी। ये एक इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, ट्रेड बॉडीज़ है, स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन और सोशियो रिलीजियस ग्रुप है। ये 2023 में आपका फॉर्म हुआ था, जिसमें इन्होंने 38 पॉइंट्स कुछ डिमांड्स रखे थे, जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा था कि हमें अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी तो एटलीस्ट प्रोवाइड करो, जो आपका हाइड्रो पावर जनरेशन कॉस्ट से यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं। हमें सब्सिडाइज व्हीट फ्लोर यहाँ पर प्रोवाइड करो। एबोलिशन ऑफ 12 रिजर्व रिफ्यूजी सीट इन पीओके लेजिस्लेटिव, है ना, यहाँ पर जो रिफ्यूजी सीट सिस्टम है उसे यहाँ पे अबॉलिश करने की बात की गई। अब ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा एम्पलीफाई हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो 2024 और 25 की बात है, यहाँ पर जो जाग के लीडर और एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट किया गया। पुलिस का पूरा ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान भी जाती है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं। सो फेलियर फुली इम्प्लीमेंटेड एग्रीड रिफॉर्म, यहाँ पर फिर एक रिफॉर्म आता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, एस्केलेट होता है। उसके बाद फ्रेश अनरेस्ट, एरप्शन ऑफ जाग, अनाउंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफ्यूजी सीट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश प्रोटेस्ट होता है जिसमें रिफ्यूजी सीट सिस्टम जो है रीजनल इलेक्शन में, उससे यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसके अगेंस्ट में ये अनाउंस करते हैं। अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर बैन किया और जो जाक है उनको बेसिकली एंटी टेररिस्ट प्रोविज़न की तरह यहाँ पर कर दिया। अब अगर हम रिफ्यूजी सीट का कंट्रोवर्सी देखते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये हमारी टोटल 53 सीट्स हैं, 33 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट और 12 रिजर्व फॉर द रिफ्यूजीज हु माइग्रेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, तो उनके लिए यहाँ पर है। रिमेनिंग जो सीट्स हैं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, वो किसके लिए रिजर्व है, विमेन के लिए, जितने भी आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या फिर ओवरसीज कश्मीरीज हैं, टेक्नोक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए। अब प्रोटेस्ट यहाँ पर ये आर्ग्यू करता है कि रिफ्यूजीज जो रिसाइड करते हैं आउटसाइड द पीओके इन्फ्लुएंस रीजनल पॉलिटिक्स disproportionately. 12 reserved seats give non-residents significant political power over local governance. अब ये जो 12 सीट्स आपने दे दी तो इनको तो पावर मिल गई, लेकिन जो लोकल लोग हैं, लोकल गवर्नेंस है, इनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ये आ जाती है। तो बेसिकली इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पीओके में फिर से आपके इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए आपका ये फिर से जो इशू है वो फिर से आ चुका है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीओके रिजर्व दैट रिफ्यूजी सीट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी रिमूव थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि जो आपकी रिफ्यूजी सीट्स हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, उसे हम एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें इसे अबॉलिश करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड है, ये पाकिस्तान का कहना है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ में, इंडिया कंडेम करता है कि वॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए पाकिस्तान को अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि पीओके में ह्यूमन राइट्स का काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूशन हो रहा है। अब बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो भी हम पीओके के जो रेसिडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एक्शन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि सम जो ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट्रीज हैं उनको ये कहा गया कि पीसफुल डीस्केलेशन और डायलॉग की किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमन राइट जो ग्रुप है वो भी कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आप एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर 23 में आपका ये 38 पॉइंटर्स लेकर आते हैं जाग। 2024 में प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होता है ओवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अर्ली 25 में फिर ये प्रोटेस्ट होता है किसके लिए, रिफ्यूजी सीट सिस्टम के लिए। फिर मई 2025 में जैक को बैन कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्लैशेस होते हैं, डेथ होती हैं, बहुत सारी इंजरीज की रिपोर्ट्स आती हैं। अभी भी ये जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू है। फर्दर देखते हैं व्हाट विल हैपन हियर। ओके, सो दिस वाज द ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ हियर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिटोरियल से ज़्यादा अच्छे आपके संडे के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आर्टिकल जाते हैं, तो संडे का न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन गाइज।